हाय, दिस इज सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम DC 3 बुक से आपका लेसन 2 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका DC 3 का सेकंड लेसन, बिकॉज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो कर रही हूँ एवरी लेसन से। इसके पीछे मेरी फीलिंग है कि आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपके पास आए एग्ज़ाम में, तो आपको सभी क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चंस देखो तो आपको पता लगे कि क्वेश्चंस हमें आते हैं, क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं और ये क्वेश्चंस हमने देखे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन स्ट्रेंज ना लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया और कितना इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा ना आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो यही मेन मोटिव है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने उन क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा तभी ये ऐसा होगा कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर जब आए तो आपको लगे कि नहीं, ये क्वेश्चंस पढ़े हैं और ये क्वेश्चंस हमने स्टडी किए हुए हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करती हूँ, तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में बताना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी भी बन सकती है, तो आप लोग पूरा वीडियोस प्लीज़ देखा करें। और वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को, जब आप लोग बुक्स निकाल के पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो ये ऐसा प्रॉब्लम तो आप लोगों को फेस होती होगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े क्या नहीं। क्योंकि आप बुक्स खोलते हो तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है। हाँ, तीन आपकी बुक्स है, DC 3 DC 1 2 3, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसमें से अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरी, इसमें जैसे कि हम क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको मेन थीम भी पता लग जाता है कि क्या इस क्वेश्चन में किस बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता होती है तो आप उसको फिर एक्सप्लेन पूरी अच्छी तरीके से भी उसको लॉन्ग में कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन थीम आपको पता होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये हमारे वीडियोज़ का मेन अभी मोटिव चला है। तो ये आई थिंक आपको ये पसंद आ रहा हो सीरीज़। कमेंट करके बताया करें कैसे आपको लग रहे हैं सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और देखिए, स्टार्ट करते हैं इस लेसन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा आपका लेसन आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशेष आवश्यकता स्पेशल चाइल्ड्स पर डिपेंड करता है पूरा लेसन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, विशिष्ट बच्चे शब्द से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट बच्चे, तो पहले तो आपने इसको ही पढ़ना है कि विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा होगा तो पहले आप इसको डिफ़ाइन, इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं हर क्वेश्चन में। मिक्स एंड मैच वाला थ्योरी आप अपनाया करें। मिलता जुलता जो क्वेश्चन होता है उसको आप मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, विशिष्ट बच्चे शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, इसमें कुछ बच्चे पिछड़े हुए, कुछ मंद बुद्धि की तरह, कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग अलग होते हैं। जो ये विशिष्ट बच्चे होते हैं सामान्य बालकों से अलग होते हैं। कक्षा में छात्रों को समान विशिष्ट लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। शिक्षक को छात्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों पर शिक्षण के समय विशेष ध्यान दिया जा सके। जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी कुछ चीज़ों को शिक्षक को नोट करके फिर उनको आप अलग से कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पिछड़ा हुआ है, कौन सा मंदबुद्धि है, कौन सा शारीरिक रूप से अलग है, अपंग है। तो उनको फिर उस तरह से आप लोग जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है। उनके लिए अलग से फिर आपका पाठ्यचर्या बन सकती है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होगा उसको उतनी ज़्यादा केयर की, उतनी ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से ये पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे सामान्य होते हैं तो अध्यापक जो कुछ भी सिखाता है उसे विद्यार्थी जल्दी से सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें पहली बार पढ़ाने या सिखाने पर नहीं सीख पाते, परंतु दूसरी तीसरी बारी में सीख पाते हैं। देखो, तो जो बच्चा विशेष होगा उसको फिर टीचर को अलग से ज़्यादा टाइम देकर बार बार लेसन को दोहराकर फिर इस तरह से उनको सिखाया जा सकता है। अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे के शारीरिक वृद्धि विकास के स्तर पर, शारीरिक योग्यता क्षमता के आधार पर बच्चे की शक्ति सामर्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है और इसको आप किसी भी क्वेश्चन में, विशेष बच्चे वाले क्वेश्चन में आप कर सकते हैं इसको।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के सामान्य रूप से काम करने के लिए निर्णायक क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें निर्धारक क्षेत्र बताने हैं आपने कि अगर आपने काम करना है सामान्य रूप से तो कौन कौन से क्षेत्र आपके क्लियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अगर आपने सामान्य काम करना है तो निर्णायक क्षेत्र कौन से हैं आपके। तो इसके लिए आप देखिए इस क्वेश्चन को। तो कार्यशीलता के निर्धारक क्षेत्र निम्नलिखित है। तो जैसे कि दृष्टिबाधिता, किसी की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, प्रॉब्लम समस्या है, बाधा है, तो फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका निर्धारक क्षेत्र आ गया। जो ठीक से बालक देख नहीं पाते तो फिर वो काम करने में भी असमर्थ होते हैं, पढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ये वाला आपने लिखना है। और दृष्टिबाधिता में भी दो चीज़ आएगी। एक तो आंशिक दृष्टिबाधिता, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, 20 से 70 तक उत्तम आँखें होती है, उनकी दृष्टि क्षमता जो है 20 से 70 के बीच में होती है, मतलब थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा सा मतलब धुंधला उनको दिखाई देगा। इसमें आंशिक दृष्टि वाले बालकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तो ये आपने पढ़ना है। और गंभीर दृष्टिबाधित बालक, जिनको फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को पहचानना अत्यंत सरल है। ये बालक फिर ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। जिनको बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं देता फिर उनको अलग से उनके लिए लिपि बनाई गई है, पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि कहते हैं उसको। तो ये आपने देना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन से कारक है जो प्रभावित होते हैं। तो दृष्टि अगर किसी की बाधित है तो क्या होगा, फिर उनको देखने में प्रॉब्लम होगी, चलने में, शारीरिक कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये सारे कारक है। दूसरा आ गया आपका श्रवण बाधिता। तो इस तरह से आपने ये सभी करना है। श्रवण बाधिता में मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब आपकी सुनने में समस्या। तो ये भी एक निर्णायक क्षेत्र है जिसको आपने देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है श्रवण बाधिता के कारण। कौन कौन से, क्या कारण की वजह से श्रवण बाधिता होती है। इसके अलावा जो कारक श्रवण बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसकी वजह से प्रभावित होते हैं। तो श्रवण बाधिता के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे संप्रेषण कौशल के में भाषा एवं वाचन को सीखने में, भाषा सुनाई नहीं देगा, संप्रेषण नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, शिक्षा ग्रहण करने में, सामाजिक कौशल को विकसित करने में, ये सब चीज़ों में जो है प्रभावित होगा। गतिशीलता, वाणी बाधिता, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके बाद आपका आएगा सामाजिक भावात्मक संबंध। सामाजिक भावात्मक संबंध, इस पहलू से तात्पर्य यह है कि हमारे दैनिक जीवन में दूसरों के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, किस प्रकार भावात्मक संबंध बनते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों के साथ कैसे अंतक्रिया करते हैं। कुछ व्यक्ति आसानी से दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं जबकि कुछ को समस्या होती है ना। इस तरह से बुद्धिमत्ता, ये आपके 6 आपके आ गए आपके निर्धारक क्षेत्र। ठीक है, सामान्य कार्य करने की निर्धारक क्षेत्र कौन कौन से होंगे, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, गतिशीलता, वाणी बाधिता, सामाजिक भावात्मक संबंध और बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो ये 6 आपने पढ़ने हैं इसके लिए। और नेक्स्ट आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अभी जून 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इससे रिलेटेड आया था, क्षत्रिय अपंगता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी। क्षत्रिय अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था जून 2022 में कि क्षत्रिय को अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन डिफरेंट है बट थीम सेम ही है इनका कि क्षत्रिय और अपंगता में क्या अंतर है, विकलांगता में क्या अंतर है। तो ये पहले तो ये वाला क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए। क्षति क्या होती है, क्षति व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति कहलाता है। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ गई शारीरिक स्थिति में तो फिर वो क्षति कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आँख का कार्निवा सूख जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए, खराबी आ जाए तो क्षतिग्रस्त हो गया। यदि बच्चे के जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, हो सकता है दिमाग का ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए। यदि पैर का ऊतक रोगग्रस्त होने के कारण सड़ जाए तो वो क्षतिग्रस्त हो गया। विकलांगता, अक्षमता, अक्षमता के अनेक अर्थ है जो विकलांगता बोलेंगे आप। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्था, है ना, संज्ञात्मक दोष, सुनने की संबंधी दोष, मतलब ये सारी आएगी आपकी विकलांगता में। मतलब आप चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो ये विकलांगता में आएगा। तो इस तरह से अक्षमता क्या होगी, अक्षमता से तात्पर्य क्षतिग्रस्त अपंग व्यक्ति को अंतक्रिया करने में, परिवेश में समझिए स्थापित करने में जो कठिनाई आती है उसे बोलेंगे अक्षमता।
यदि नेत्रहीन व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप करने में कुछ मुश्किलें आती है या उसकी नेत्रहीनता के कारण लोगों के साथ संबंध बनाने में प्रॉब्लम आती है, नौकरी करने में रुकावटें आती है, तो ये फिर अपंगता क्षमता का कारण बन जाती है। फिर अक्षम हो गया ना, अनेबल हो गया कोई काम करने में, उसके हैंडीकैप होने की वजह से क्या क्या क्षमताएँ आ रही है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, इसको अंतर बता दिया गया है बहुत ईजीली, और इसको आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं। दूसरा आ गया आपका क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्या बनता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से। प्लीज़ लेसन को, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, टिल एंड तक पूरा देखें। ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैंड रिटन नोट्स के साथ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, और साथ में जो प्रीवियस DSE 1 और 2 के मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ डाले हैं लेसन 1, लेसन 2 के, लेसन 3 के, वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सभी वीडियोज़ को आप प्लीज़ ज़रूर देखें, आपकी कंप्लीट DSE की तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी और बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो। ठीक है, लेबलीकरण वाला क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम्स कि 10 मार्क्स में, है ना, 5 मार्क्स में लेबलीकरण से क्या समझते हैं, इसके नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करो। तो लेबलीकरण करना होता है कि बच्चों को आप बता देते हो कि कौन क्या कितने में है। देखो, चिकित्सकों और व्यावसायिकों को हमने निम्नलिखित शब्द प्रयोग करते सुना है। सीखने में अक्षम, गंभीर रूप से मंदबुद्धि, स्वलीन, स्तंभ, ये सब जो है लेबलीकरण कर रहे हैं ना। कुछ शब्दों से हम बिल्कुल परिचित नहीं हैं, अन्य कुछ शब्दों को हम बूझने में प्रयास करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से आपने इसको देखना है कि लेबलीकरण क्या है। लेबलीकरण से जो है प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ जाता है, जो एक विशेष प्रकार का व्यवहार होता है जो और हमेशा अधिकांश लोगों में नकारात्मक भावना दृष्टिकोण उत्पन्न करता है लेबलीकरण। फिर ऐसी ही भावना अपंगों के साथ हमारी अंतक्रिया को प्रभावित करती है। लोगों का एक समूह अपंगों के संदर्भ में बात करते समय लेबलिंग के शब्द के खिलाफ है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्येक प्रकार की अपंगता के लिए कुछ नाम लेबल प्रयोग करने का प्रबल रूप से समर्थन करते हैं। जैसे कि आप किसी को अपंग बोलोगे तो फिर वो नकारात्मक रूप से आएगा ना, लेबलीकरण करके आप बता रहे हो उसको। तो लेबलीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है? लेबल करने से ऐसा लगता है कि मानो अन्य लोगों से अपंग बच्चे को आप अलग कर रहे हो। हम सभी समाज द्वारा अपनाए जाना चाहते हैं और समाज के अन्य व्यक्तियों के समान दिखना चाहते हैं। सभी में ये भावना होती है। इस कारण हम अन्य व्यक्तियों की तरह अपना पहनावा सामान्य लगने के प्रयास करते। देखिए, सब एक जैसा ही पहनते हैं ना, अलग सा कुछ पहनेगा तो फिर कुछ अलग सा आ जाएगा। तो सब सामान्य लगना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को लेबलिंग करते हो तो फिर उसमें नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है और वो अपनी स्थिति के प्रति, जैसे कि आप किसी बालिका को लेबलीकरण करके बुलाते हो उसकी अपंगता के कारण, तो फिर वो अपनी जो स्थिति है उसके प्रति सचेत हो जाती है। और जब हम उसे संबोधन करने के लिए किसी लेबल का प्रयोग करते हैं तो वो अन्य लोगों से अलग होने की भावना जागृत करती है अपने मन में कि मैं अलग हूँ, मैं अयोग्य हूँ। इस तरह से बच्ची समझती है कि वह अयोग्य है और वो प्रयास नहीं करती ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है आपने इसको। एक बार यदि किसी अपंग बच्चे के साथ कोई नाम जुड़ जाए तो ज़िंदगी भर के लिए जुड़ा रहता है, भले ही उसके व्यवहार और कार्यशीलता में कितने ही सकारात्मक बदलाव। मान लो पहले आपने किसी नाम से उसको मंदबुद्धि बोल दिया, फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले तो फिर वो उसके साथ वो नाम जुड़ जाता है ना, फिर इसलिए लेबलीकरण जो है गलत होता है। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से पुकारे जाने पर बच्चे शर्म भी महसूस करते हैं और उनके साथ आत्मसम्मान का हनन होता है, ऐसा लगता है उन्हें। लेबल एक तरह का दाग है। अभिभावकों के लिए भी ये दुखद और अनुभव होता है। किसी के बच्चे को आप इस तरह से बोलोगे तो वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बुरा फील करते हैं। तो ये सब आपने लिखना है, लेबलीकरण के नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव भी है इसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं इस लेसन से। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया जून वाले उसमें आया था कि जो विशिष्ट बच्चे हैं इनकी अक्षमता को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है। जून 2022 में आया था अभी ये क्वेश्चन। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो दोबारा से भी अभी फिर से जून 2023 आ गया है तो दोबारा से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो कारण बताएं ना। कारण आप कारण नहीं भी पढ़ोगे, ये तो पहले क्षति के क्या कारण हैं ये बताएं, उसके बाद इसके उपाय बताएं। तो पहले क्षति आप देख सकते हो, मैं इसको स्वाइप करती जा रही हूँ
क्योंकि मैं इसमें फिर उपाय देखती हूँ कि उपाय क्या बताए हैं। तो ये वाला आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अपंगता को रोकने की रोकथाम किस तरह से की जाती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर। यदि हम क्षति को रोक नहीं पाए तो अगला कदम होता है क्षति को अपंगता में बदलने से रोकना। ठीक है, क्षति को नहीं रोक पाए तो अब क्षति को, पहले देखा आपने क्षति कौन कौन सी हो सकती है, अब क्षति को नहीं रोक पाए तो उसको अपंगता में बदलने से रोकना है। तभी किया जा सकता है जब क्षतिग्रस्त बच्चों और व्यक्तियों को जितनी जल्दी हो सके अभी निर्धारण किया जाए और वक्त रहते हस्तक्षेप करके क्षति की प्राथमिक अवस्था में ही रोकथाम कर, मतलब हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है और उसमें हस्तक्षेप करके पहले ही उसे रोकथाम की जाए, ये आपने लिखना है। इसमें बच्चों व्यक्तियों को पहचानने में सहायता मिल सकती है जिसमें अपंगता का खतरा है। सामान्यतः व्यक्ति में क्षति के लक्षण तो होते हैं और इनका शुरू में ही पता लग जाए तो उपचार कराया जा सकता है, ऐसे से आपने लिखना है। एक बार बच्चे की क्षति को पहचान हो जाने पर हस्तक्षेप कर उसे अपंगता में बदलने से रोका जा सकता है। ठीक है, हस्तक्षेप करने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे बच्चे को सहायक सामग्री उपकरण दिए, जैसे कि बैसाखियाँ, कृत्रिम टांगे लगाई जा सकी, शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम समर्थन प्रोत्साहन, इस तरह से आप जो है क्षति को अपंगता बनने से रोका जा सकता है। फिर उसके बाद जो अपंग होते हैं उनको पुनर्स्थापित करना। हस्तक्षेप का तीसरा चरण है, यदि कोई अपंगता को नहीं रोक सकता और व्यक्ति की पहचान अपंग होने के बाद हो ही जाती है तो ऐसे प्रयास करने चाहिए कि अपंगता को अक्षमता में परिवर्तन होने से रोका जा सके, मतलब उसे पुनः स्थापित किया जा सके, उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ऐसे उपाय करने चाहिए, ऐसे उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कौन से सिद्धांत है जो विशेष बच्चे के लिए शैक्षिक परिवेश का चयन करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, देखो ये लेसन से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे कौन से सिद्धांत है जो विशेष बच्चे के लिए शैक्षिक परिवेश का चयन करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो विशेष बच्चे के लिए मतलब इसमें सिंपली ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो विशेष बच्चे हैं उसका शैक्षिक परिवेश, एजुकेशनल परिवेश कैसा होना चाहिए, क्या उनको विशेष स्कूल में डाला जाना चाहिए, क्या उनको सामान्य तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए। तो ये है विशेष शिक्षा तात्पर्य है विशेष प्रकार की तैयारी, विशेष पद्धति, शिक्षण पद्धति, विशेष बच्चों की खास ज़रूरतों को पूरा करना, विशेष पढ़ाने के तरीके अलग अलग, विशेष सामग्री आवश्यक हो तो कक्षाएँ, ये सब चीज़ें इसमें आएगी ना। फिर तो अधिकतर जो बालक होते हैं अध्यापिका के पढ़ाने की पद्धति द्वारा शिक्षण ग्रहण कर लेते हैं, पर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से नहीं समझ पाते हैं, है ना, और शीघ्रता समझने में असमर्थ होते हैं, समय लेते हैं। ऐसे में उनके हित के लिए पढ़ाने की पद्धति में कुछ जो है बदलाव करने ज़रूरी होते हैं और अध्यापिका करती है। तो इस प्रकार एक नियमित कक्षा में अध्यापिका संपूर्ण कक्षा को एक विशेष पद्धति से विषय पढ़ाती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि कक्षा में अधिकांश बच्चे विशेष स्तर के होते हैं, मतलब सामान्य तौर पर सभी बच्चे जो पढ़ा रहे होते हैं टीचर उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो एक विशेष पद्धति से पढ़ाया जाता है, परंतु जब कोई विशेष बच्चा होता है तो उसके लिए फिर कोई ना कोई जो है अलग से पद्धति अपनानी पड़ती है। तो विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या है। विशेष शिक्षा की सबसे पहली विशेषता यह है कि विशेष बच्चे के लिए शिक्षण कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। किसको, जो विशेष बच्चा है पहले पहचानना पड़ेगा उसमें क्या योग्यता है, फिर उस हिसाब से उसकी पढ़ाई होगी। विशेष शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि हमें सीखने के कार्य को ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध करना होगा, मतलब जो सीखना है उसको पहले ईजी, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, इस तरह से धीरे धीरे उसको कठिन की ओर ले जाना होगा। एक विशेष बालिका को कुछ सिखाने में अंतर यह होगा कि हम सिखाने की क्रिया को बार बार दोहराएं। अगर आपने किसी विशेष बच्चे को शिक्षण देना है तो उसके लिए क्या पद्धति होगी, उसे बार बार वही चीज़ को बार बार रिवाइज पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सभी आपने पढ़ना है। बच्चों को ऐसे नियमित विद्यालय में भर्ती किया जा सकता है जहाँ वो कुछ गतिविधियों के लिए अन्य बच्चों के साथ भाग ले, है ना। बच्चों को आवासीय स्थान में भर्ती किया जा सकता है, विशेष स्कूल में भी भर्ती किया जा सकता है विशेष बच्चे को। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से मनोभाव है जिनका अनुभव आमतौर पर विशेष बच्चों के माता पिता करते हैं। तो माता पिता, जो विशेष बच्चों के माता पिता है वो किन मनोभावों से गुजरते हैं। लेन देन का नज़रिए से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लेन देन का नज़रिए से आप क्या समझते हैं। तो यही मनोभाव ही बताने, इसमें माता पिता का लेन देन का नज़रिया इसी में ही आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो जो ऐसे माता पिता होते हैं
तो वो काफ़ी कष्ट में होते हैं बेचारे, और उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है, उनका बच्चा असामान्य है, स्पेशल है ना। तो फिर उनको सबसे पहले तो अनुभव करते हैं मानसिक आघात का, शॉक लगता है उनको, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आपका ये सब पढ़ना है आपने। फिर दूसरा आगे देखो, लेन देन का नज़रिया। लेन देन का नज़रिए का मतलब इसी से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि जो उनके बच्चों में ज़रूर कुछ ना कुछ उनके कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा हो गया, और उन्होंने जो कर्म किया उसके बदले उनको ऐसा सा मिल गया। इसके लिए वो धार्मिक कार्य करते हैं। फिर तो ये सब कुछ है। रोष मतलब एंगर, गुस्सा होता है ऐसे माँ बाप के मनोभाव में। समाज के प्रति, लोगों के प्रति गुस्सा होता है, मित्रों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति कि क्या क्या ऐसा कैसे हो गया है ना। तो ये सारे मनोभाव, अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख जिसको कहते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। ऐसे स्वीकार्यता, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, स्वीकार ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके बच्चे के साथ, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोच पाता है। तो ये सब कुछ आपने क्लियरली पढ़ना है। आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चन आपको इस लेसन से इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब आपने ये सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से भी आप देख सकते हैं और इनके नोट्स बना सकते हैं। अलग से आप बुक से भी नोट्स बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को इस तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।